डॉक्टर आशा इस देश के फोरम में आप लोग सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो से ही वेब का आयोजन कराता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, अब राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखते हैं और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति करते हैं। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए मैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। आज की वक्ता है हमारी मैम अंशुल चहल मैम और मैम का टॉपिक है हाइपोथायरायडिज्म अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन एंड रोल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मैम एचओडी हैं एंड एसोसिएटेड प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पैरा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकरी अजमेर राजस्थान में एंड एक्स एसोसिएटेड प्रोफेसर रह चुकी हैं मैम डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड एक्स मेडिकल ऑफिसर थी इंदिरा आईवीएफ जयपुर में। देन बीएचएमएस स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैम ने बीएचएमएस किया है और एमडी मैम ने अपना बैक्सन कॉलेज से पूरा किया है और मैम पीएचडी स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच मैम आईएफपीएच के फोरम पे बनने के लिए। मैं आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आईएफपीएच टीम के डॉक्टर साहनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। और इसके अलावा आईएफपीएच टीम के संपूर्ण टीम का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज के सेशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैम ने बताया, हाइपोथायरायडिज्म अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आता है कि हाइपोथायरायडिज्म जो कंडीशन है, हाइपोथायरायडिज्म जो कंडीशन है, ये इसको जानने से पहले एवरी ईयर वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है जो कि 25 मई को है। अब इस वर्ल्ड थायराइड डे को मनाने का पर्पस क्या है कि जितनी भी थायराइड डिसऑर्डर्स है, चाहे वो हाइपोथायरायडिज्म की वजह से हो रही हो चाहे वो हाइपरथायरायडिज्म की वजह से हो रही हो, मोस्टली जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं वो वेग सिम्टम्स होते हैं। लाइक जैसे फैटीग है, वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरिया, वेट गेन या वेट लॉस, ये सब बहुत वेग सिम्टम्स है। तो इन पे पेशेंट्स का जनरली ध्यान नहीं जाता और वो अनडायग्नोज कंडीशन रह जाती है और अनडायग्नोज बहुत लंबे टाइम तक रह जाएगी तो आगे चल के वो लाइक उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा फेटल या फिर प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ के थ्रू वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है एवरी ईयर 25 मई को। एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थायराइड डिसऑर्डर्स, देयर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है। बहुत थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है। बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड है। लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के सामने की तरफ है। बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे। ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया ट्रेकिया के दोनों साइड में रहती है। इसके पार्ट्स की अगर बात की जाए तो राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड राइट एंड लेफ्ट लोब जो है वो कनेक्टेड होती है इस्थमस से। और इसके वेट की अगर बात की जाए तो नॉर्मल वेट जो थायराइड ग्लैंड का रहता है एडल्ट्स में वो है 15 to 25 ग्राम्स। अब आता है थायराइड इज द मेजर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ द ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम का मेन जो जितनी भी ग्लैंड्स आती हैं उनमें मेन एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड भी रहती है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन क्या है, ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो सारा सब लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। तीन फंक्शन है। हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन्स को स्टोर करते हैं और उसके बाद में उनको रिलीज कर रहे हैं। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात की जाए मेल और फीमेल्स में तो कॉमन रहती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास। ये मेल एंड फीमेल में कॉमन हो गई। एंड फीमेल में ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस। इसके बाद में अगर हम थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम अगर देखते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो उसकी हिस्टोलॉजी की अगर बात की जाए थायराइड ग्लैंड की, तो द थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ द न्यूमरस फॉलिकल्स। ये बहुत सारे इस इमेज में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। तो एक जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारे फॉलिकल्स से बनी होती है। और जो फॉलिकल्स हैं उनमें कॉलॉइड रहता है। फॉलिकल्स जो है वो फिल्ड विद द कॉलॉइड।
और जो कॉलोइड है ये लाइंड होता है फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। ये फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू लाइंड है, और ये फॉलिकुलर सेल्स है ये ही प्रोड्यूस करती हैं T3 and T4, जो कि मेन थायराइड हार्मोन जो होता है T3 and T4 वो प्रोड्यूस होता है बाय द फॉलिकुलर सेल्स। ये कॉलोइड के सराउंडिंग जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स भी होती हैं। ये पैराफोलिकुलर और सी सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं C4 कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती हैं, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को। अब बात आती है हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड से। तो 3 तरह के हार्मोन है बेसिकली, थायरोक्सिन T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। तो थायरोक्सिन T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है और कन्वर्टेड टू T3 इन टिश्यूज। टिश्यूज जैसे कि लीवर है, किडनी है, इन टिश्यूज के अंदर, इन ऑर्गन्स में ये T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और 90% जो थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं उनका 90% T4 ही होता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। ये एक्टिव फॉर्म है, 3 to 4 times मोर पोटेंट देन T4। T4 से 3-4 गुना ज्यादा एक्टिव, ज्यादा पोटेंट होता है। मेजोरिटी फॉर्म बाय कन्वर्जन फ्रॉम T4 इन द लीवर, किडनी एंड अदर टिश्यू। और जो मेजोरिटी T3 का जो मेजर पार्ट है वो T4 से कन्वर्ट होके ही बनता है T3। थर्ड हार्मोन आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा था, पैराफोलिकुलर और सी सेल से सिक्रीट हो रहा है। पैराफोलिकुलर और सी सेल्स जो है उनसे सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है, लोअर्स ब्लड कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग बॉन रिजॉर्प्शन। बॉन से जो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करता है, तो ब्लड कैल्शियम जो है वो उसको इनहिबिट करता है। अब बात आती है थायराइड हार्मोन जो हैं, हमने जो 3 थायराइड हार्मोन देखे उनके फंक्शंस क्या हैं। मेन तो हम इसमें T3 and T4 की बात करेंगे। तो T3 and T4 के फंक्शंस क्या हैं, तो फर्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसको रेगुलेट करता है। इन्हांसेस एनर्जी प्रोडक्शन, BMR को रेगुलेट कर रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है बाय स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। रेजेस ओवरऑल हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इन्हांस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और प्रमोट करता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स। थर्ड फंक्शन आता है फैट मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं लाइपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे रोल अगर देखा जाए तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और इनहेंस कार्डिक आउटपुट। CNS पे थायराइड हार्मोन का इम्पैक्ट देखा जाए तो इसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन फीटस एंड न्यूनेट्स। फीटस और न्यूनेट्स जो हैं उनके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट में मेन रोल होता है थायराइड हार्मोन का। मेंटेन नॉर्मल मेंटल अलर्टनेस, मेमोरी एंड रिफ्लेक्सेस इन अडल्ट्स। न्यूनेट्स में और फीटस में तो ब्रेन डेवलपमेंट का काम करता है, और अडल्ट्स जो है उनमें मेंटल अलर्टनेस, मेमोरी एंड रिफ्लेक्सेस का वर्क करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन कम हो गए हैं, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में क्या होगा, मेंटली डलनेस रहेगा और डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। और हाइपरथायराइडिज्म के केस में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। सिक्स्थ फंक्शन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो थायराइड हार्मोन जो है वो क्रूशियल फॉर द फिजिकल ग्रोथ, स्पेशली इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। चाइल्डहुड में और इन्फेंट्स में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है सिनर्जेटिस्टिक एक्शन विद द ग्रोथ हार्मोन के साथ में इसका कंबाइंड एक्शन होता है। तो थायराइड हार्मोन ग्रोथ के लिए क्या करता है, थायराइड हार्मोन T3 and T4 इन्हांसेस द सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन जो है वो T3 T4 जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को एनहांस करते हैं और उसकी एक्शन को एनहांस करते हैं। इस वजह से ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है इन्फेंसी में तो ये क्रिएटिनिज्म कॉज कर सकता है। क्रिएटिनिज्म क्या है, स्टैंडर्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सेवेंथ पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन। थायराइड हार्मोन जो है वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन बाय एनहांसिंग मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन प्रॉपर है तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा, तो हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। GIT के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो थायराइड हार्मोन जो है वो गट मोटिलिटी को एनहांस करते हैं। गट मोटिलिटी एनहांस होगी तो आपकी एपिटाइट बढ़ती है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन जो है उनको भी प्रमोट कर रहे हैं।
तो इस वजह से क्या होगा, अगर गट मोटिलिटी स्लो हो जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या है, गट मोटिलिटी स्लो हो गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी स्लो हो जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थायराइड हार्मोन का अगर रोल देखा जाए तो मेंटेन करता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी। थायराइड डिस्फंक्शन कैन लीड टू इरेगुलर मेंसेस, इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेज। नेक्स्ट, स्किन हेयर एंड नेल हेल्थ पे अगर बात की जाए थायराइड हार्मोन की, तो मेंटेन हाइड्रेशन एंड टेक्सचर ऑफ द स्किन। थायराइड हार्मोन जो है वो स्किन पे हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और टेक्सचर को मेंटेन कर रहा है। इंश्योर्स नॉर्मल हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ नॉर्मल हेयर ग्रोथ है और नेल स्ट्रेंथ है उसको भी इंश्योर करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी थायराइड हार्मोन की, तो स्किन ड्राई स्किन होगी, हेयर लॉस हो जाएगा और नेल्स जो है वो ब्रिटल ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम की अगर बात की जाए तो स्केलेटल सिस्टम में हेल्प्स इन द बोन ग्रोथ एंड टर्नओवर। अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो वो ओस्टियोपोरोसिस भी कॉज कर सकता है। अब आता है कि ये जो थायराइड हार्मोन जो है वो हाइपो इसका रेगुलेशन कैसे होता है। अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होने लगे तो वो कम कैसे होंगे, कम है तो वो ज्यादा सिक्रीट कैसे होगा। तो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट कैसे होते हैं, तो उसके रेगुलेशन के लिए होता है HPT एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस। इसमें सबसे पहले क्या आता है, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में है वो रिलीज करता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस है और ये रिलीज कर रहा है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, राइट। उसके बाद में TRH जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। TRH है, उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वो वहां से क्या करवा रहा है, टू रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने TRH है उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट हुआ, और TSH जो है, TSH एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड। अभी जो TSH है ये थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और थायराइड ग्लैंड पे वर्क करके थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस करवाता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड T4 थायरोक्सिन। T3 एंड T4 जो है ये यहाँ से रिलीज हुए और ये अब आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुए एंड फिर ये आगे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं and affect body functions when T3 and T4 level are high। अगर ये दोनों T3 एंड T4 हाई होंगे तो ये क्या होगा, दे सेंड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कहाँ कहाँ भेजेंगे, हाइपोथैलेमस। T3 एंड T4 अगर हाई हो गए तो नेगेटिव फीडबैक एक तो जाएगा हाइपोथैलेमस में, एक जाएगा पिट्यूटरी में। तो दोनों साइड से अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो TRH कम हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो TRH कम हो जाएगा, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो TSH कम हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट TSH कम होगा तो थायराइड एक्टिवेशन कम होगा और T3 एंड T4 जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव फीडबैक कब होगा, जब T3 एंड T4 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे हों तब, राइट। तो थायराइड हार्मोन जो है उनका रेगुलेशन हो रहा है HPT एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के द्वारा। अब आते हैं हम, अभी तक हमने थायराइड के बारे में बेसिक फंक्शनिंग, थायराइड ग्लैंड क्या होती है उसकी बेसिक एनाटॉमी हमने देख ली, थायराइड हार्मोन कौन कौन से थे और उनके बेसिक फंक्शंस देख लिए, और थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म इज ए क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। हाइपो मीन्स कम, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड हार्मोन। बाय नेम से समझ में आ रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था, थायराइड हार्मोन में हम बेसिकली यहाँ पे T3 एंड T4 की बात करेंगे, लीडिंग टू जनरलाइज स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो थायराइड हार्मोन जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, थायराइड हार्मोन को आप ऐसे मान सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल होगा तो ही गाड़ी चलेगी, सेम उसी तरीके से थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि बॉडी के फ्यूल हैं। अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपर है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। तो हाइपोथायराइडिज्म इज ए क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 लीडिंग टू जनरलाइज स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। अब ये क्यों हो रहा है, T3 एंड T4 कम क्यों हो रहा है, या तो तीन कंडीशन हो सकती है। थायराइड ग्लैंड फेलियर, थायराइड ग्लैंड जो खुद थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, फर्स्ट कंडीशन।
और डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस मेन रोल इन दोनों का ही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज हो रहा है जो स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज हो रहा है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। तो इनडायरेक्टली इन दोनों का रोल, बहुत मेजर रोल है थायराइड थायराइड हार्मोन्स के लिए। तो हाइपोथायराइडिज्म जो कंडीशन है वो तीन तीन रीजन से हो सकती है: थायराइड ग्लैंड का फेलियर, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो। अब नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात की जाए तो अबाउट 5 to 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड है। इंडिया में अगर प्रिविलेंस की बात की जाए तो 11 to 13% पॉपुलेशन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म से सफर्ड है। और मेल और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो वुमेन्स जो हैं वो 5 to 8 times मोर अफेक्टेड देन मैन। मोस्ट कॉमन होता है मिडिल एज्ड और एल्डरली वुमेन। रिस्क इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 35 years। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म अफेक्ट 1 in 2000 to 4000 न्यूबॉर्न्स। और हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क किन किन लोगों में होते हैं? जिनको कि कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, पोस्ट थायराइड सर्जरी, कोई थायराइड की सर्जरी हुई है, या फिर आयोडीन थेरेपी जिनकी चल रही हो, आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज जिनमें लोग रह रहे हो। आयोडीन डेफिशिएंट एरिया मोस्टली हिली एरियाज रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीज। अब बात आती है कॉजेज कि हाइपोथायराइडिज्म होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो इसमें बेसिक कॉजेज, अगर प्राइमरी कॉज की बात की जाए तो मेन कॉज जो है वो, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का। दूसरा कॉज आ सकता है प्राइमरी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम में आयोडीन डेफिशिएंसी। तीसरा कॉज हो सकता है पोस्ट थायराइड सर्जरी और रेडियो आयोडीन थेरेपी की वजह से। सेकेंडरी सेकेंडरी में आता है पिट्यूटरी प्रॉब्लम। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो कि टीएसएच स्टिमुलेट कर रही है, टीएसएच का सिक्रीशन कर रही है, तो टीएसएच की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। टर्शरी में क्या होगा? हाइपोथैलेमस जो है उसमें प्रॉब्लम है। तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा था? टीआरएच। तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होगी तो टीआरएच की डेफिशिएंसी हो सकती है। ड्रग इंड्यूस की अगर बात की जाए तो कुछ एक ड्रग है, मेन जो ड्रग है जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, वो है लिथियम। कंजेनाइटल की अगर बात की जाए तो थायराइड एजेनेसिस मींस कुछ इन्फेंट्स बाई बर्थ ही ऐसे हैं जिनमें कि बाई बर्थ ही थायराइड ग्लैंड नहीं है। एंड पोस्टपार्टम में है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस फॉलोइंग प्रेगनेंसी। अब आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो फीमेल जेंडर, 35 years के बाद की फीमेल्स, फैमिली हिस्ट्री जिनमें रहेगी उनमें थायराइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदर ऑटोइम्यून डिजीज फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो। रेडिएशन एक्सपोजर, जिनके की बहुत बार बार रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है नेक और चेस्ट एरिया में। एंड प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड। प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंड्रोम है, दैट इज शीन सिंड्रोम। शीन सिंड्रोम क्या है? पोस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाती है, क्योंकि वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है शीन सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। देन आता है अर्ली एल्डरली इंडिविजुअल्स और लिविंग इन आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज। आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज कॉमन कौन कौन से एरियाज होते हैं? जो कि हिली रीजन्स हैं, क्योंकि हिली रीजन्स क्या होते हैं? उनमें वहां की जो सॉइल और वाटर होती है उनमें ही आयोडीन डेफिशिएंट होता है। अब आता है हाइपोथायराइडिज्म होता कैसे है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो प्रीवियस स्लाइड्स में जब हमने देखा था, जब हम थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था रेगुलेशन एचपीटी एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस, काफी कुछ। हाँ, इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट एट द ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन पार्ट पे अगर हम देखें पैथोफिजियोलॉजी का, तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी उनका ही मेन रोल रहता था। तो हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन प्रोड्यूसेस टीआरएच। हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएस जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीएसएच स्टिमुलेशन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। अब टीएसएच है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। नेक्स्ट आता है अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है थायराइड फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ T3 T4।
यहाँ तक तो चीजें सही चल रही थी कि टीएसएच जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच सिक्रीट हुआ और टीएसएच ने स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को कि वो T3 एंड T4 सिक्रीट करे। लेकिन थायराइड ग्लैंड में खुद में प्रॉब्लम आ गई कि वो इनफ अमाउंट में T3 एंड T4 प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इन हाइपोथायराइडिज्म द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ T3 एंड T4। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 एंड T4 इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन फैक्टर है, लाइक हाशिमोटोस थायरोडाइटिस, आयोडीन डेफिशिएंसी, सर्जरी और रेडिएशन, कंजेनाइटल इश्यूज एंड मेडिकेशंस। मेडिकेशन में मेनली लिथियम। देन आता फीडबैक लूप गेट अफेक्टेड, जो नेगेटिव फीडबैक था वो अफेक्ट होगा। वो कैसे अफेक्ट होगा? लो T3 एंड T4। अब T3 एंड T4 जो लो हैं, तो यदि ये लो हैं तो क्या होगा? ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, लेकिन अगर ये लो हैं तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये दोनों तो अगेन बार बार यही फंक्शन करेंगे कि थायराइड से T3 एंड T4 कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो ये ज्यादा अमाउंट में TRH एंड TSH सिक्रीट करेंगे। तो low T3 and T4 signals the pituitary to release more TSH, trying to stimulate the thyroid। ठीक है, T3 एंड T4 कम है तो इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड पे सिग्नल जाएगा तो वो मोर अमाउंट में TSH सिक्रीट करेगा। सो इन द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म TSH इज हाई। इसी वजह से जो इसका इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है उसमें TSH हाई होता है और T3 एंड T4 लो होता है। फिर आता है लो T3 एंड T4 अफेक्ट करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म को। T3 एंड T4 आर इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब इन लो एवरीथिंग, अब T3 एंड T4 अगर लो है तो सब कुछ लो हो जाएगा। ब्रेन में पुअर मेमोरी एंड डिप्रेशन, हार्ट रेट स्लो हो जाती है। जीआईटी ट्रैक पे अगर अफेक्शन आएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। स्किन पे अफेक्शन आएगा तो स्किन ड्राई एंड रफ हो जाएगी। और बॉडी पे अफेक्ट आएगा तो बॉडी में वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड फैटिग। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू सेम जो पीछे हमने प्रीवियस ये 5 पॉइंट्स पढ़े थे, ये सारे फ्लो चार्ट में कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 एंड T4 प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या होगा? थायराइड ग्लैंड जो है वो इनफ अमाउंट में T3 एंड T4 प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में T3 एंड T4 कम हो जाएंगे। ये कम होंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बॉडी में कम हो जाएगी और सिम्टम्स आएंगे फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया। और नेगेटिव फूड फीडबैक लूप जो है वो ट्रिगर होगा और प्राइमरी पिट्यूटरी रिलीज मोर TSH। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली फर्स्ट टाइप जो आता है वो है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है इसमें अफेक्शन कहाँ आ रहा है? थायराइड ग्लैंड पे। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसके कॉजेज की अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम इन द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। तो हार्मोन प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो प्रीवियसली हमने देखा था TSH इसमें हाई रहेगा और T3 एंड T4 लो रहेगा। TSH हाई कैसे है? क्योंकि T3 T4 कम है, तो वो सिग्नल जो जा रहा है वो ये कि भी T3 T4 को ज्यादा सिक्रीट करवाना है थायराइड से। तो TRH एंड TSH ये दोनों ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे ताकि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो और T3 एंड T4 ज्यादा क्वांटिटी में स्टिमुलेट हो। इस वजह से TSH जो है वो हमेशा लो रहेगा, या सॉरी TSH हाई रहेगा। ये क्लासिकल लेव फाइंडिंग इन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इसके कॉजेस की बात की जाए तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, आयोडीन डेफिशिएंसी जो कि न्यूट्रिशनल हाइपोथायराइडिज्म भी कहलाता है, थायराइड सर्जरी, कंजेनाइटल एब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ड्रग इंड्यूस्ड डीक्वेरेंटिन थायराइडाइटिस, और ये अडल्ट्स में और वुमेन्स में ज्यादा मिलता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, अब सेकेंडरी वाला जो है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है ये लेस कॉमन है। प्राइमरी सबसे ज्यादा दिखता है, सेकेंडरी लेस कॉमन है। और यहाँ सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा है? TRH, और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है TSH। तो यहाँ पे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है इसमें प्रॉब्लम आती है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स TSH सिक्रीशन जो है वो कम होगा, इनफ अमाउंट में TSH सिक्रीशन नहीं होगा, तो TSH सिक्रीशन लो रहेगा। तो यहाँ पे हार्मोन प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH लो रहेगा। TSH लो है तो TSH ही आगे
थायराइड को स्टिमुलेट करता है T3 एंड T4 की सिक्रेशन के लिए। तो TSH लो है तो थायराइड को स्टिमुलेशन कम मिलेगा, तो T3 एंड T4 भी कम रहेंगे। इसके कॉजेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो कॉजेज में आता है पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकता है, कोई भी सर में हेड ट्रोमा रहा है, कोई सर्जरी हुई है। शीहन सिंड्रोम, शीहन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो डिलीवरी के टाइम पे, तो उस वजह से पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाता है। रेडिएशन अफेक्टिंग द पिट्यूटरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है वो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स या फिर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई सर्जरी हुई है, रेडिएशन हिस्ट्री रही है, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म। टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म बहुत रेयर है, और प्राइमरी था, प्राइमरी में तो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम थी, सेकेंडरी में पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम थी, टर्सरी के अंदर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द हाइपोथैलेमस व्हिच फेल्स टू प्रोड्यूस टीआरएच। हाइपोथैलेमस जो प्रोड्यूस करे टीआरएच को, तो टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम इन द हाइपोथैलेमस व्हिच फेल्स टू प्रोड्यूस टीआरएच। हार्मोन प्रोफाइल टीआरएच कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेशन कम मिलेगा, और टीएसएच बाय डिफॉल्ट ही कम सिक्रीट होगा, और टीएसएच कम है तो T3 एंड T4 कम होगा। तो टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म में सारी चीजें कम होंगी, टीआरएच भी कम है, टीएसएच भी कम है, T3 एंड T4 भी कम है। इसके कॉजेज की अगर बात की जाए तो हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर है, ट्रोमा और रेडिएशन टू द हाइपोथैलेमस, कंजेनिटल हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन, और ये एडवांस सीएनएस डिसऑर्डर और ट्यूमर्स के केस में मिलता है। फोर्थ टाइप आता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज में क्या डायग्नोसिस नहीं हो पाता, बट पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, और इसी स्टेज में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए हाइपोथायराइडिज्म को तो उसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक पेशेंट को एकदम क्योर किया जा सकता है। तो इसमें क्या आता है, माइल्ड फॉर्म एंड अर्ली स्टेजेस कॉजेज अर्ली थायराइड डिस्फंक्शन। हार्मोन प्रोफाइल की बात की जाए तो टीएसएच स्लाइटली रेज्ड है, T3 एंड T4 नॉर्मल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में T3 एंड T4 नॉर्मल रहते हैं। फीचर्स की बात की जाए तो ऑफन एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम लाइक फैटीग, वेट गेन मिल सकते हैं। मे प्रोग्रेस टू ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग रूटीन हेल्थ चेकअप में मिलता है। बेसिकली कोई सिम्टम नहीं है तो वैसे फाइंड आउट नहीं हो पाता, रूटीन हेल्थ चेकअप में फाइंड आउट होता है। सीन इन द मिडिल एज एंड एल्डरली वुमेन। फिफ्थ टाइप आता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म और क्रिएटिनिज्म। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, कंजेनाइटल है तो बर्थ से प्रेजेंट रहता है, कॉजेज absent और अंडर डेवलप्ड, या तो थायराइड ग्लैंड ही नहीं है, या अगर ग्लैंड है तो वो अंडर डेवलप्ड है, या फिर माल फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड है। अब इसमें हार्मोन प्रोफाइल की बात की जाए तो टीएसएच यहाँ पे हाई होगा एंड T3 एंड T4 लो रहता है। अफेक्ट्स इफ अनट्रीटेड, अगर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं किया गया तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को एनहांस करता है, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शनिंग को एनहांस करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन बाई बर्थ ही नहीं है तो बाई बर्थ ही हाइपोथायराइडिज्म है तो ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगी, मेंटल रिटार्डेशन भी रहेगा, पुअर फीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस इन इन्फेंट, अर्ली डायग्नोसिस थ्रू न्यूनेटल स्क्रीनिंग। सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म जो डिजीज है उसके सिम्टम्स बहुत वेग सिम्टम है, लाइक इनिशियल इसीलिए बहुत लोगों में डायग्नोस भी नहीं हो पाता क्योंकि इसके सिम्टम बहुत वेग। कॉमन क्लासिकल प्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो पेशेंट को लॉन्ग टाइम से पेशेंट बोलेंगे कि जो भी पेशेंट होते हैं कि भी बहुत टाइम से उसको फैटीग रह रहा है, बिना कोई रीजन के पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा कि पहले बहुत एक्टिव था, पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा थकान रहने लगी है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, या फिर वेट गेन हो रहा है कि एपिटाइट उसकी उतनी है या एपिटाइट कम है लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है। तो फर्दर सिम्टम्स अगर देखें हाइपोथायराइडिज्म के तो फैटीग, फैटीग क्यों हो रहा है, लो थायराइड हार्मोन लेवल स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन अगर कम होंगे तो मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो एटीपी प्रोडक्शन जो सेल्स में वो कम होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जो टिश्यूज में है वो भी कम हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम आता है ड्राई स्किन, डिक्रीज थायराइड हार्मोन जो होंगे वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे, और इसमें रिड्यूस स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड एक्टिविटी। स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड जो है वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इसकी वजह से स्किन में मॉइस्चर कम हो जाएगा, इस वजह से ड्राई स्किन रहती है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उनमें। लो थायराइड हार्मोन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
लीडिंग टू स्लगिश इंटेस्टाइन मोटिलिटी। पेरिस्टाल्टिस जो मूवमेंट है वो हाइपोथायराइडिज्म के केस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट स्टूल मूव स्लोली थ्रू द कॉलम, स्टूल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा और स्टूल जो है वो ड्राई, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पासिंग स्टूल। नेक्स्ट सिम्टम आता है कोल्ड इंटॉलरेंस। थायराइड हार्मोन प्रमोट हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। थायराइड हार्मोन हीट प्रोडक्शन को प्रमोट करता है एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अगर अब थायराइड हार्मोन कम है, विथ लो थायराइड हार्मोन लेवल देर इज डिक्रीज मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया है एंड डिक्रीज हीट प्रोडक्शन मेकिंग इंडिविजुअल फील कोल्ड ऑल द टाइम। इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो है उनको विंटर्स में, इवन समर्स में भी उनको कोल्ड वाली फीलिंग रहती है। नेक्स्ट सिम्टम आता है ब्रेन फैग एंड मेंटल स्लगिशनेस। लो थायराइड हार्मोन क्या करता है, स्पेशली T3 जो है वो रिड्यूस कर देता है ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड स्लो न्यूरल एक्टिविटी। डिक्रीज जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू द ब्रेन। impaired neurotransmitter function like serotonin, dopamine, affecting mood, memory and cognition. नेक्स्ट सिम्टम आता है वेट गेन। वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डिस्पाइट पुअर एपिटाइट, पेशेंट का कहना रहेगा कि पेशेंट एपिटाइट उसकी कम है बट फिर भी वेट गेन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थायराइड हार्मोन अगर डिक्रीज है तो वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगे। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो कैलोरी बर्निंग जो है वो रेस्ट के टाइम पे भी कैलोरी बर्निंग कम होगा, तो उस वजह से ग्रेजुअल वेट लॉस, वेट गेन होने लग जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन, मिक्सेडिमा एड्स द वेट। फ्लूइड रिटेंशन होगा, उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। फैटिग लीड्स टू रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। फैटिग भी है उसके साथ में, तो फैटिग है तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी और उस वजह से भी उसमें वेट गेन होगा। नेक्स्ट सिम्टम आता है मसल क्रेम्स, एकिंग एंड वीकनेस। मसल क्रेम्स की का रीजन है रिड्यूस्ड एटीपी प्रोडक्शन कॉजिंग मसल फैटिग एंड क्रेम्स। नेक्स्ट सिम्टम आता है एंट्रेप्टमेंट सिंड्रोम। एंट्रेप्टमेंट सिंड्रोम क्या है? कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व में इरिटेशन या कंप्रेशन की वजह से होता है। तो इसमें मेन जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा वो कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, इस वजह से नमनेस मिलेगी हमें थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में। नेक्स्ट सिम्टम आता है हैवी पीरियड्स एंड इरेगुलर पीरियड्स। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो है वो अफेक्ट होगा। थायराइड हार्मोन कम है तो उस वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस अफेक्ट होगा, लीड्स टू हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस, स्पेशली इंक्रीज प्रोलेक्टिन एंड डिक्रीज एफएसएच एलएच रेगुलेशन। उसकी वजह से एनोवुलेशन होगा, इरेगुलर साइकिल्स रहेंगे। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा एंडोमेट्रियम में, उस वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाएगी। ईस्ट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाएगी, और एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ने की वजह से पेशेंट को मेनोरेजिया की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। लो थायराइड हार्मोन जो है वो इफेक्ट करेगा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस को, जिसकी वजह से इरेगुलर और अब्सेंट ओवुलेशन, या तो इरेगुलर है या फिर अब्सेंट ओवुलेशन होगा, उस वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम आता है हेयर लॉस और चेंजेस इन द हेयर टेक्सचर, थिनिंग एंड ब्रिटल हेयर। डिक्रीज थायराइड हार्मोन जो है वो स्लो कर देते हैं हेयर फॉलिकल की ग्रोथ साइकिल को। हेयर फॉलिकल की ग्रोथ साइकिल को थायराइड हार्मोन अगर कम है तो उसकी ग्रोथ साइकिल कम हो, डिक्रीज हो जाती है। और हेयर है ना बहुत जल्दी से अर्ली स्टार्टिंग फेजेस में ही टीलोजन फेज में पहुंच जाता है। टीलोजन फेज क्या होता है? हेयर का रेस्टिंग फेज होता है जिसके बाद में हेयर गिर जाता है। तो टीलोजन फेज में जल्दी पहुंच जाएगा, उसकी वजह से थिनिंग एंड शेडिंग ऑफ हेयर होने लग जाता है। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एंड ड्राई स्किन अफेक्ट द हेयर हेल्थ। इसके साथ में केराटिन प्रोडक्शन जो है वो भी इम्पेयर्ड होगा, तो ब्रिटल एंड कॉरस हेयर्स रहते हैं। कॉमनली ये अफेक्ट करता है स्कैल्प और आईब्रोज को। लॉस ऑफ आउटर थर्ड ऑफ आईब्रो, इसको हम क्वीन एनीज साइन भी बोलते हैं। दिस इज फिजिकल साइन समटाइम ऑब्जर्व इन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में ये मिडिल वन थर्ड है, ये जो आउटर वन थर्ड आईब्रो का पार्ट है ये नहीं होता है। लॉस ऑफ आउटर वन थर्ड ऑफ आईब्रो, इसको क्वीन एनीज साइन भी कहते हैं, क्योंकि जो क्वीन एनीज जो थी उनको आउटर वन थर्ड जो आईब्रो है वो नहीं था, तो इसलिए इसको क्वीन एनीज साइन या लॉस ऑफ आउटर थर्ड ऑफ आईब्रोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटल ब्रिटल नेल्स एंड क्रैक इजिली।
Decreased nail growth due to hypothyroidism can result in brittle nails that are prone to cracking. Nails उसके बहुत brittle हो जाते हैं, क्रेटिन सिंथेसिस इम्पेयर्ड रहता है, उस वजह से नेल्स जो हैं वो उसके सॉफ्ट और इजीली क्रैक्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। नेक्स्ट आता है पफीनेस अराउंड द आईज एंड फेस, जो कि बेसिकली मिक्सिडिमा में मिलता है। तो जो पफीनेस रहेगी और जो इडिमा रहेगा वो नॉन पिटिंग इडिमा रहता है, स्पेशली अराउंड द आईज, जैसे कि मिक्सिडिमा की क्लासिकल जो प्रेजेंटेशन रहता है, पिटिंग नॉन पिटिंग इडिमा अराउंड द आईज। नेक्स्ट है स्लोड रिफ्लेक्सेस, डिलेड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। थायराइड हार्मोन जो T3 एंड T4 है वो एसेंशियल होते हैं नर्व कंडक्शन के लिए और मसल फंक्शंस के लिए। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होगी तो ये नर्व कंडक्शन और मसल फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और उस कंडीशन में अगर पेशेंट के हम एंकल जर्क देखेंगे तो वो डिलेड रहेगा। ये क्लासिकल साइन है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में। इसी में एक रिफ्लेक्स और आता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टमैन साइन। वोल्टमैन साइन भी रिफ्लेक्स का ही पार्ट है। इसमें क्या डिलेड रिफ्लेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होगा, इस स्लो रिटर्न रिलैक्सेशन ऑफ मसल आफ्टर डीप टेंडन स्टेप। जो हमारा एंकल है, एंकल के ऊपर अगर अगर हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स करेंगे तो जो वापस से रिलैक्सेशन फेज जो है वो बहुत डिलेड रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं वोल्टमैन साइन। इट अकर्स बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म लीड टू प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है वो बहुत प्रोलॉन्ग रहेगा और रिलैक्सेशन जो है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गॉइटर, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है लो मूड एंड डिप्रेशन। थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन अगर डिक्रीज है तो वो आपके मूड को, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, इन सबको भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है होर्स वॉइस। जो वॉइस है, वॉइस में हॉर्सनेस प्रोड्यूस हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम हमने पहले पढ़ लिया। पैरेस्थीसिया, नमनेस, टिंगलिंग एंड पेन सेंसेशंस भी रहेंगे फिंगर्स में। स्लो हार्ट रेट रहेगा, ब्रेडिकार्डिया, रिड्यूस लिबिडो रहेगा। मेंस्ट्रुअल चेंजेस में ओलिगोमेनोरिया, अमीनोरिया और मिनोरेजिया, तीनों कंडीशन मेंस्ट्रुअल चेंजेस में हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रोग्लेसिया, इनलार्ज टंग। टंग उसकी इनलार्ज हो जाएगी क्योंकि थिक और ब्रॉड टंग रहेगी मेकोस। अब थिक एंड ब्रॉड टंग उसकी वजह से उसको हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में स्पीच डिफिकल्टी रह सकता है, स्नोरिंग रहेगा, और स्लीप के टाइम पे पेशेंट को माउथ ओपन करके सोना पड़ेगा क्योंकि टंग बहुत एनलार्ज हो गई है। सीन इन द कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, क्रेटिनिज्म एंड सीवियर एडल्ट केसेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है कि ओल्डर पेशेंट्स में नोट हैव टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि ओल्ड एज में लाइक फैटीग है, नमनेस सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, जो भी फैटीग, लाइक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये बहुत बाय डिफॉल्ट ही रहते हैं एज के साथ साथ में सिम्टम। तो ओल्ड एज में अगर ये क्लिनिकल टिपिकल प्रेजेंटेशन हाइपोथायराइडिज्म के नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को अगर डिमेंशिया और डिप्रेशन रह रहा है, तो भी वो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का हो सकता है। तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन से फाइनल फाइंडिंग हमें फाइंड आउट होती है। अब आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं किया, क्योंकि जनरली डायग्नोसिस ही बहुत डिलेड रहता है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता करवाता, क्योंकि सिम्टम्स बहुत वेग है इस वजह से। तो अगर अनट्रीटेड रह गए तो मिक्सिडिमा हो सकता है। मिक्सिडिमा में क्या, सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, फीचर्स में पफी फेस रहेगा, थिक स्किन, स्लो स्पीच, हॉर्सनेस, और कैन प्रोग्रेस टू मिक्सिडिमा कोमा। मिक्सिडिमा कोमा में अगर चला गया पेशेंट तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। मिक्सिडिमा कोमा क्या है, रेयर और फैटल इमरजेंसी की कंडीशन है। ट्रिगर इसके हैं कोल्ड एक्सपोजर, किसी को हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, सर्जरी की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स अगर मिक्सिडिमा कोमा की देखें तो हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड कॉन्सियसनेस। नेक्स्ट है गॉइटर। अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन हाइपोथायराइडिज्म रहा है तो गॉइटर हो सकता है। गॉइटर में डिफिकल्ट, गॉइटर इन जो थायराइड ग्लैंड है, प्रोलॉन्ग टीएसएच स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है, और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेशर सिम्टम की वजह से स्वेलिंग और ब्रीदिंग पे भी डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो मेन है वो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है
और टीएसएच इंक्रीज मिलेगा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में, और डिक्रीज और लो और नॉर्मल टीएसएच मिलेगा सेकेंडरी और टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है फ्री T3 एंड फ्री T4। इसमें सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन को टेस्ट किया जाता है, तो अगर डिक्रीज है तो कंफर्म करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को, और नॉर्मल T3 एंड T4 रहेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में। थर्ड इन्वेस्टिगेशन है एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज इंडिकेट ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। अगर किसी पेशेंट में एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज मिल रही हैं तो दैट इंडिकेट ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, एग्जांपल हाशिमोटो डिजीज। हाई टाइटर कंफर्म ऑटोइम्यून ओरिजिन। अगर ये एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज मिल रही है दैट मीन्स जो थायराइड डिसऑर्डर है वो ऑटोइम्यून ओरिजिन का है। नेक्स्ट है थायराइड का अल्ट्रासाउंड। It evaluates size, structure, and presence of nodules or inflammation, useful in goiter or suspected Hashimoto's। नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज की अगर बात की जाए तो टीएसएच जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.4 टू 4.0। फ्री T3 जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2.3 टू 4.2 पिकोग्राम। एंड फ्री T4 जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 टू 1.8। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो कुछ एक डिजीज कंडीशन है जिनसे कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हाइपोथायराइडिज्म वर्सेस हाइपरथायराइडिज्म, इसमें बेसिकली अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा और हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। वेट की बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है एंड हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है। हार्ट रेट हाइपोथायराइडिज्म के केस में ब्रेडिकार्डिया रहेगा, हार्ट रेट डिक्रीज रहती है, एंड हाइपरथायराइडिज्म के केस में हार्ट रेट इंक्रीज रहती है, टेकिकार्डिया। टेम्परेचर टॉलरेंस की अगर बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस है एंड हाइपरथायराइडिज्म में हीट इंटॉलरेंस रहता है। एनर्जी लेवल हाइपोथायराइडिज्म में फैटिक और लेथार्जी रहेगा और हाइपरथायराइडिज्म में रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया रहता है। स्किन स्किन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में ड्राई एंड कॉरस स्किन रहती है एंड हाइपरथायराइडिज्म के केस में स्किन जो है वो वार्म एंड मॉइस्ट रहती है। टीएसएच लेवल की अगर बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में हाई रहेगा और हाइपरथायराइडिज्म के केस में लो रहता है। T3 एंड T4 हाइपोथायराइडिज्म में लो है एंड हाइपरथायराइडिज्म में हाई रहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म वर्सेस सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है उसमें सिम्टम्स जो है हाइपोथायराइडिज्म के जैसे फैटीग, वेट गेन ये प्रेजेंट रहेंगे। सब क्लिनिकल है यानी कि अभी इनिशियल स्टेज है तो वहां पे यूजुअली जो सिम्टम्स है वो अब्सेंट होंगे या फिर बहुत माइल्ड होंगे। टीएसएच यहाँ पे एलिवेटेड रहेगा और इसमें सब क्लिनिकल में भी माइल्डली माइल्डली एलिवेटेड रहेगा। T3 एंड T4 जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज रहेंगे। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहेंगे। मैनेजमेंट हाइपोथायराइडिज्म है तो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, और सब क्लिनिकल है उसमें ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द रिस्क इंडिकेट होगा। थर्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगा हाइपोथायराइडिज्म वर्सेस हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का। ये ऑटोइम्यून ओरिजिन का होता है। तो ऑटोइम्यून ओरिजिन का तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। फोर्थ आता है हाइपोथायराइडिज्म वर्सेस यूथायराइड 6 सिंड्रोम। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो प्राइमरी थायराइड डिसफंक्शन डिसऑर्डर है और यूथायराइड 6 सिंड्रोम इसको हम नॉन थायरोइडल इलनेस सिंड्रोम में बोलते हैं। ये अक्यूट और क्रॉनिक इलनेस में मिलता है। टीएसएच इसमें एलिवेटेड रहेगा हाइपोथायराइडिज्म में और यूथायराइड 6 सिंड्रोम में नॉर्मल मिलता है। T3 हाइपोथायराइडिज्म में लो रहेगा, यूथायराइड 6 सिंड्रोम में भी लो रहता है। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है लाइक मॉडर्न मेडिसिन का जो मैनेजमेंट है उसमें मेन जो मेडिसिन हम देते हैं एलोपैथी मेडिकल डॉक्टर्स, वो है लीवोथायरोक्सिन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द हाइपोथायराइडिज्म। इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T4 हार्मोन। T4 हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है और ये ऑरली लिया जाता है टू नॉर्मलाइज टीएसएच लेवल। इसका लिमिटेशन क्या है कि एक तो इसको लाइफ लॉन्ग थेरेपी लेनी पड़ती है और सारे सिम्टम्स को रिलीफ नहीं मिलता इसमें। अब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अभी रिसेंट 2 महीने पहले का एक केस है। इसकी रिपोर्ट्स मेरे को नहीं मिल पाई। लाइक मैंने फोटो क्लिक नहीं किए थे रिपोर्ट्स के, तो एक जर्नलिस्ट में बताया मैंने कि पेशेंट का अगर प्रोफाइल देखा जाए तो 28 ईयर की फीमेल जो स्कूल टीचर हैं अनमेरिड, उनका एक ये केस था। उनमें सिम्टम मेन जो सिम्टम थे वो क्रॉनिक फैटिक लिथार्जी था लास्ट 8 मंथ से। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन था,
उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने में उनका वेट जो है वो अप्रोक्स 10 kg बढ़ गया है। और उसके साथ में उनको सीवियर हेयर फॉल, स्पेशली जब वो हेयर कॉम्ब करती थी उस टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन में उन्होंने बताया कि उनका जो स्टूल पास हो रहा है वो 3 से 4 दिन के बाद में स्टूल मूवमेंट होता है, बाउल मूवमेंट था उनका। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में उनका बहुत डिफाइंड थी कि डिलेड और स्केंडी पीरियड्स आ रहे थे। ये टिपिकल सिम्टम थे हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट ने फर्स्ट विजिट में बताए, और इसके साथ में उनकी रिपोर्ट्स भी थी। और मेंटल स्टेटस की अगर बात की जाए तो पेशेंट जो थी वो इंट्रोवर्टेड थी, इमोशनली सेंसिटिव थी, होल्ड ग्रेजेस। अब वो अपने स्कूल के कलीग्स जो हैं उनके कुछ भी बातें, जो छोटी मोटी बातें थी, उनको उनको हमेशा वो लेके रखती थी, भूल नहीं पा रही थी। और हिस्ट्री ऑफ इमोशनल ट्रॉमा फ्रॉम ए ब्रोकन एंगेजमेंट, क्रेव सॉलिट्यूड, हमेशा उसको अकेले रहना ही पसंद, उसके फ्रेंड्स नहीं थे। और क्रेव्स इजीली येट अवॉइड्स कंसोलेशन। और लैब इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो उसका टीएसएच बहुत हाई था, और टी3 एंड टी4 उसका लो था। फिजिकल जनरल्स में एपिटाइट उसकी एवरेज थी, सॉल्टी फूड की डिजायर थी। इवन उसका ये कहना था कि पेशेंट का कि इवन सैलेड पे तो सॉल्ट का स्प्रिंकल करती थी, कोई भी फ्रूट वो विदाउट सॉल्ट स्प्रिंकल वो नहीं खा पा रही थी। तो टोटली ऑफ सिम्टम्स सारा सब कुछ देख के नेट्रम्यो 200 उसको सिंगल डोज दिया गया, और उसके साथ में प्लेसिबो। और जो नेट्रम्यो 200 है वो एवरी 4 वीक रिपीट किया गया। तो उसके बाद में 6 मंथ के फॉलोअप रहे थे, और अभी पेशेंट सिम्टम फ्री है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की अगर बात की जाए तो कुछ एक मेन होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने इंक्लूड करी इसमें। इसमें फर्स्ट मेडिसिन आती है थायरोडिनम। थायरोडिनम जो है स्पेसिफिक मेडिसिन होती है थायराइड डिस्फंक्शन के लिए। इसमें स्किन जो है वो ड्राई स्किन होगी, स्लो मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, मेंटल एंड फिजिकल डलनेस रहेगा, लेसिट्यूड विथ चिलीनेस, डिलेड मेंसेस ड्यू टू थायराइड। टाइम कम है तो मैं ओनली मेडिसिन के नेम बता रही हूँ। कैलकेरिया कार्ब, नेक्स्ट है सीपिया, नेक्स्ट ग्रेफाइटिस, एंड देन आता है सपोर्टिव मैनेजमेंट। क्योंकि लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट है वो भी हाइपोथायराइडिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइटरी रिकमेंडेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से फूड हैं जो कि हमें इंक्लूड करने हैं। तो इसमें आता है आयोडीन रिच फूड, जैसे कि सीवीड, एक ये सीवीड है, एक खरपतवार होती है जो कि समुद्र में मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में। आयोडाइज सॉल्ट ओनली इफ आयोडीन डिफिशियंसी इज प्रेजेंट, अगर आयोडीन डेफिशिएंसी तो ही आयोडाइज सॉल्ट का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज नहीं। सेलेनियम रिच फूड जैसे कि नट्स, सनफ्लावर सीड, मशरूम, एग। जिंक सोर्सेज जैसे कि पंपकिन सीड, लेग्यूम, सेलफिश। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, चिया सीड्स। हाई फाइबर फूड, हाई फाइबर फूड क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को कॉम्बेट करते हैं, तो वेजिटेबल फूड, वॉल ग्रेन। हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर अगर इंटेक किया जाएगा तो मेटाबॉलिज्म को वो सपोर्ट करता है। फूड टू अवॉइड, कौन कौन से फूड नहीं खाने हैं, तो गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट कैन इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं गोइट्रोजेंस, पोटेंशियली लीडिंग टू इट्स एनलार्जमेंट नोन एज ए गोइटर। और वो भी रो फॉर्म में अगर लिए जा रहे हैं, जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सारे गोइट्रोजन फूड में आते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इंटरफेयर करते हैं। ग्लूटेन, ग्लूटेन का भी कम इंटेक करना, हाईली प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, व्हाइट फ्लोर, पैक्ड स्नैक्स, ये सब भी कम लेना है। एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल, कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंटेशन नियर थायरोक्सिन इंटेक, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी है, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, 4 to 5 टाइम्स इन ए वीक, जैसे वॉकिंग है, योगा, स्विमिंग, ये सब करना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। एंड योगा पोजेस की अगर बात की जाए तो भुजंगासन या कोबरा पोज जो है वो स्टिमुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, स्पेशली थायराइड ग्लैंड को। इस पोस्चर में ही देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो ये कोबरा पोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड पेशेंट्स के लिए। उस्त्रासन या कैमल पोज ओपन्स द थ्रोट रीजन एंड स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, ये कोबरा पोज हो गया। एंड थर्ड हलासन और प्लो पोज एनहांस थायराइड फंक्शन एंड काम्स द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट टिप्स में अगर बात की जाए तो जैसे हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, तो स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लेनी है ताकि एनर्जी भी बैलेंस रहे। और मील्स को स्किप नहीं करना है। प्रायोरिटाइज प्रोटीन एंड फाइबर फॉर अर्ली सेटाइटी, प्रोटीन एंड फाइबर लेंगे तो बहुत अर्ली सेटाइटी हो जाएगी और वेट गेन थोड़ा कम होता है। स्लीप एंड स्ट्रेस, मेंटेन रेगुलर स्लीप शेड्यूल 7 to 9 आवर्स, और मैनेज स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड अदर हॉबीज।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसाज द थायराइड एरिया नेक एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग विथ 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ प्योर कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल. वॉलनट ऑयल इज हाईलाइटेड एज ए बेनिफिशियल फॉर द ब्रेन. वॉलनट ऑयल ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ब्रेन का ही सारा एंडोक्राइन सिस्टम पे रोल है, जैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी है, तो उस पे इनडायरेक्ट रोल जाता है. तो ये एक स्टडीज में पब्लिश हुआ था कि थायराइड डिसऑर्डर्स जिनको भी हैं, अगर वो अपना नेक का मसाज करते हैं कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल से, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें रिलीफ मिलता है. बेस्ट फूड फॉर द थायराइड फंक्शन: आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, टायरोसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, प्रोबायोटिक्स, हेल्दी फैट्स एंड प्रीबायोटिक्स. ये एक फ्लो चार्ट है पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसका, कि फर्स्ट डेफिनेशन, उसके इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, देन साइन सिम्टम्स, बेसिक बेसिक टाइप्स हैं, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड पेशेंट एजुकेशन. थैंक यू. हाँ, थैंक यू अंशुल जी, आपने हम्म, काफी अच्छा बताया. थैंक यू. हाइपोथायराइडिज्म, एक सवाल लोगों ने किया है, पोटेंसी का क्या आपने जिक्र नहीं किया, बताया लगता है. पोटेंसी सर, जो केस जो था, जो मैंने बताया, उसमें 200 पोटेंसी दिया, क्योंकि सारे सिम्टम, मतलब मींस जो वो लेडी थी वो टिपिकल नेट्रम की थी, इसीलिए मैंने वो केस लिया. और अभी रिसेंटली कॉलेज ओपीडी का ही केस था. उसकी रिपोर्ट्स का मैं फोटो क्लिक नहीं कर पाई, लेकिन टिपिकल नेट्रम ही सारा जा रहा था, तो इस वजह से उसको हाई पोटेंसी, सारे मेंटल सिम्टम भी उसके जा रहे थे, इस वजह से नेट्रम 200 पोटेंसी. और उसका वो डिपिटेशन मंथ में 1 टाइम था, सिंगल डोज. बहुत अच्छा है. पोटेंसी का तो पोटेंसी का तो रोल बहुत अच्छा रहता है. हाइयर द सेंसिटिविटी, हाइयर द, ये जितना अगर सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगा तो पोटेंसी भी हाई रहेगा, सेंसिटिविटी कम रहेगा तो हाइपोथायराइडिज्म में के केस में यूजुअली हम लोग देखते हैं. मैं काफ़ी पेशेंट को देख रहा हूँ और मुझे भी नेट्रम का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है. नेट्रम, इसके अलावा में इसके साथ में कुछ नोसोड्स का भी रोल बहुत अच्छा रहता है. और एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ, हाइपोथायराइडिज्म के, थायराइड के जितने भी डिजॉर्डर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा बेसिक रोल जो है मेंटल पैटर्न का है. क्योंकि ये थायराइड का डिस्टरबेंस हमको नहीं लगता है कि फिजिकल प्रॉब्लम से आता है. क्योंकि मेरे इतने दिन के पेशेंट को देखने का अनुभव ये लग रहा है कि थायराइड के केसेस जितने भी आ रहे हैं, सबका मेंटल बैक का, कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, फिर किसी का डिसअपॉइंटमेंट है, किसी का कुछ झगड़ा चल रहा है फैमिली में. खास करके फीमेल में जो सास बहू का जो झगड़ा है, वो एक यस. बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. शादी के पहले तक ठीक थी, जैसे ही ससुराल आई तो ससुराल आने के बाद में तनाव शुरू हो गया और फिर थायराइड का प्रॉब्लम चेंजेस हो गया. तो जो कहीं ना कहीं पर तो थायराइड के केस में, थायराइड जो है तो मैं तो थायराइड को ऐसे मानता हूँ, इट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी. क्योंकि ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो हार्मोन जो है तो आपको बैलेंस करता है माइंड एंड बॉडी को. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा थायराइड के केस में. एक एलोपैथी में जो हम लोग देखते हैं, जो मैक्सिमम जो सभी पेशेंट जो थायराइड के आएंगे तो उनके पास में चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, एक ही दवा देखते हैं, है ना. उनके पास में अलग अलग दवाई नहीं है. और पेशेंट कभी कभी ये कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या है. तो कोई डिस्टिंक्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ नहीं चल रहा है. जो एक केवल थायराइड के लेवल को कंट्रोल में करने का ही मोडेलिटी मेथड्स उनके पास में है एलोपैथी में. और मैं नहीं देखता हूँ कि जिसको एक बार थायराइड हो गया, अगर होम्योपैथी में आए तो वह ठीक नहीं हो सकता है. क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे केस हैं जो सालों साल थायराइड से सफर कर रहे थे, और आज वो कई एक साल हो गए कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, एकदम अपने आप को नॉर्मल फील कर रहे हैं. और इस एक सबसे बड़ा चीज़ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और फैमिली काउंसलिंग, ये थायराइड के केस के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फैमिली काउंसलिंग का एक सवाल लोगों ने किया है. थायराइडिनम और कैलकेरिया कार्ड के विषय में कुछ बताइए.
थायरोडिनम तो मेन मेडिसिन है हाइपोथायराइडिज्म के केस में। थायरोडिनम में थायराइड डिसफंक्शन के लिए मतलब लाइक थेरापेटिक बेसिस पे भी अगर हम किसी को देते हैं तो थायरोडिनम तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर ही सकते हैं। और थायरोडिनम की अगर इंडिकेशन की बात की जाए तो इसमें स्किन जो है वो टिपिकल थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि इसमें ड्राई स्किन है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बहुत ओबीज पेशेंट होगा, मेंटली और फिजिकली भी बहुत डलनेस रहेगी। उसके साथ में पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जैसे कि थायराइड का सिम्टम था ना कि बहुत उसको चिलीनेस रहती है, अनएक्सप्लेन चिलीनेस रहेगी, बॉडी हीट कम रहती है। उसके साथ में उसके मेंसेस जो है वो बहुत डिलेड रहते हैं। तो ऐसे ये जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के बेसिस पे हम थायरोडिन दे सकते हैं। और वैसे भी ये सिम्टम ना भी हो और अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो थायरोडिनम 3x बहुत अच्छा वर्क करती है। इनिशियली हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट में। और कैलकेरिया कार्ब? कैलकेरिया कार्ब भी सर, कैलकेरिया कार्ब लाइक कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट जो हैं उसमें वही ओबेसिटी तो रहती है। कैलकेरिया कार्ब फेयर फेट फ्लेबी पेशेंट रहता है, स्लेगिस मेटाबॉलिज्म है, और उसमें भी वो कोल्ड और क्लेमी फिट्स रहेंगे, सेंसिटिव रहता है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो बहुत ही सेंसिटिव रहता है कोल्ड एयर के लिए। और उसमें जैसे पर्सपायरेशन, कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो बहुत एक्सट्रीम उसका पर्सपायरेशन रहता है, मेनली जो हेड के सराउंडिंग एरिया में है। उसके साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि उसको बहुत बहुत दिनों तक अर्जिंग ही नहीं होती स्टूल की। और वही इंडाइजेस्टिबल थिंग्स की मतलब लाइक चौक है, वो सब चीजें खाने का डिजायर रहता है अगर ये सिम्टम्स अगर पेशेंट लेकिन में। कैलकेरिया कार्ब में मैडम मैं ये देखता हूँ कि कैलकेरिया कार्ब जो है तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टरबेंस के कारण है। और मैंने उसका जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बैलेंस नहीं है, अपने आप को मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट जो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो डरे हुए रहते हैं। इसलिए थायराइड के केस में आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं सो आपको इस बात से सफर करते हैं कि वो लाइफ को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और कैलकेरिया कार्ब वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैनेजमेंट नहीं करने के कारण आप कैलकेरिया कार्ब के अंदर में ये भी देखिएगा कि इसके अंदर में जो दवा है कैलकेरिया कार्ब के अंदर में फियर है, आपको कोई ऐसा फियर नजर नहीं आएगा जहाँ की कैलकेरिया कार्ब आपको नजर नहीं आएगा। जिसके पास में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा तो वो तो आपको ये रहेगा ही। और इसके कारण क्या होता है कि हार्मोन का डिस्टरबेंस हो जाता है। हार्मोन के डिस्टरबेंस से शरीर का जो बैलेंस है, शरीर का जो इन नर्व का फ्लो है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस नहीं कह सकते, हम लोग न्यूरोटिक डिस्टरबेंस कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो न्यूरोटिक डिस्टरबेंस होता है और ये आपको सिनेरियो बनाता है आपको थायराइड का इंक्रीज करने का। तो ये थायराइड का जो लेवल है, एक ही बात से ना हम लोग ये करते हैं कि कितना, अगर कम है तो हाइपो, ज्यादा है तो सॉरी TSH चेंज है तो हाइपो, T3 की बात आती है तो हाइपर कहते हैं। यही फर्क है। एक दोनों चीज जो है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों तो एक बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये संतुलन ही बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के केस में। और मैंने मैंने आप नेट्रम्यूर का केस में एक केस प्रेजेंट किया था, एक पेपर मेरा था जहाँ की मैंने थायराइड का केस को डिफरेंट एंगल से मैंने केस दिया था। और उसमें मैक्सिमम केस, डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन मैक्सिमम केस में मुझे नेट्रम्यूरिटी कम आया। और एक केस में मैंने एक सल्फर भी देखा, ये आता है। तो अंशुल जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही हमेशा शानदार रहता है। आप हमेशा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर के आती हैं। फिर आपका अगला सेशन होगा, उसमें एक नया टॉपिक लेकर के आइए। और थैंक यू आज सर। का सेशन हम लोगों का यहाँ पर समाप्त हो रहा, हम लोग का समय पूरा होता है। तो आपके इस सेशन में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत आशीर्वाद। के साथ में मैं सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही पेशेंसली लेक्चर को सुना। और इसके साथ हम लोग अब सेशन को मूव करते हैं ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर द इंग्लिश सेशन। तो थैंक यू डॉक्टर Anshul, and thank थैंक you यू। all. And now we are moving towards the English session, and I request Dr. Dhanesh to take over the charge. Thank you, Sahani sir. Yeah.